बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। एक नई खिलखिलाती, पॉजिटिव और हैप्पी सुबह के साथ जुगन काज़िम आपके सामने हाजिर है। लेकिन इस हैप्पी सुबह का हम आगाज़ करेंगे एक ट्रिब्यूट के साथ, क्योंकि आज 8 फरवरी है और बेगम खुर्शीद मिर्ज़ा साहिबा की आज डेथ एनिवर्सरी है। आप एक बेहतरीन अदाकारा थी, एक बेहतरीन एक्ट्रेस थी। आपका असल नाम खुर्शीद जहान था। आप इंडिया में पैदा हुई और पार्टीशन के बाद पाकिस्तान की जानिब आपने मूव किया। आप रेडियो से एज अ ब्रॉडकास्टर मुंसलिक रहीं और पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए भी आपने बहुत काम किया। आपके फेमस ड्रामों में किरण कहानी, अफशां, अंकल उर्फ़ी और अना हैं जैसे ड्रामे भी शामिल हैं। और बाय द वे आपकी इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंसेस थी और आपको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया कि गवर्नमेंट की जानिब से आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। आपकी डेथ एनिवर्सरी 8 फरवरी को हुई और आज आपकी डेथ 8 फरवरी को हुई और आज क्योंकि आपकी डेथ एनिवर्सरी है तो हम आपको याद कर रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि आपके दर्जात को बुलंद फरमाएं, आमीन। अच्छा व्यूअर्स, अब आज के टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहूँगी, जहाँ पे इतनी ब्रिलियंट और टैलेंटेड ख़ातून की डेथ एनिवर्सरी है, बरसी है, उनको हम याद कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि आज फ़ीमेल एम्पावरमेंट पे बात करेंगे, जो मेरा क्या आजकल सोसाइटी का फेवरेट टॉपिक है। लेकिन फ़ीमेल एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? होता यह है कि जब हम फीमेल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि जैसे ख़वातीन ये कह रही हैं कि हम सारी रोड पे बाहर निकल आती हैं, मर्दों को बुरा भला कहती हैं, कहेंगी और पिकेटिंग करेंगी और गाली गलौच और बदतमीज़ी, जबकि वुमेन एम्पावरमेंट और फीमेल एम्पावरमेंट का ये मतलब नहीं है। फ़ीमेल एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि ख़वातीन जो हर फील्ड में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं, वो अपने आप, उनके पास ये फ्रीडम हो कि वो काम कर सकें, वो गाड़ी चला सकें, वो बाइक चला सकें, वो अपनी ट्रांसपोर्ट को ख़ुद मैनेज कर सकें, वो किसी भी फील्ड में काम करें और बाइज़्ज़त अंदाज में रोज़ी रोटी कमाएं। और उसके साथ साथ एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ख़वातीन को मर्दों के साथ इक्वल राइट्स दिए जाएं। अब अगेन इक्वल राइट का मतलब ये नहीं है कि मतलब ऊट पटांग कपड़े पहने या वटेवर, वो तो एक मुख्तलिफ बात है और वो एक डिफरेंट लेवल और डिफरेंट एक्सट्रीम की गुफ्तगू है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं सेंसिबल अंदाज में आगे बढ़ने की, तो भाई एक मर्द अगर जॉब कर रहा है कहीं पे एक सर्टन पोस्ट पे, जैसे कि मैनेजर के लेवल पे, और उसकी तनख्वाह 30,000 है, तो फिर ख़वातीन भी जब उसी पोस्ट पे उधर उसी जगह पे जॉब करें तो उनको भी फिर 30,000 पे जॉब मिले, 25,000 पे जॉब ना मिले। क्योंकि होता यह है कि ख़वातीन को फॉर सम वियर्ड रीज़न, पूरी दुनिया में ये एक ट्रेंड था, अब चेंज हो गया है और हो रहा है कि भाई उसी जॉब के लिए ख़वातीन को कम पे दी जाती थी। सो बात यह है कि विमेन एम्पावरमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और हमारी सोसाइटी में फ़ीमेल एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि हमारे मुल्क की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 51-52% पॉपुलेशन ख़वातीन है। अगर सब ख़वातीन, स्पेशली वो जो पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं और मतलब किसी भी फील्ड में काम करके आगे बढ़ सकती हैं, अगर वो भी घर पे ही बैठ जाएंगी और वो आगे काम नहीं करेंगी, तो फिर हमारे मुल्क की इकॉनमी कैसे बेहतर होगी? देखिए, अगर हमने अपने मुल्क के हालात को बेहतर करना है तो ख़वातीन और मर्द दोनों को आगे बढ़ना होगा और दोनों को जॉब्स करनी पड़ेंगी। एटलीस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो। हमारे यहाँ तो ख़वातीन काम पे नहीं जा सकती, एज एन उनके पास काम पे पहुँचने का कोई तरीका नहीं होता, इस वजह से वो अक्सर जॉब्स छोड़ देती हैं या नहीं कर पाती। जबकि मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देख के कि आजकल बहुत सी यंग लेडीज़ को मैं देख रही हूँ कि वो बाइक्स भी चलाना शुरू हो गई हैं। एंड द पॉइंट इज़, और पिंक बसेस भी शुरू हो गई हैं जो प्योर ख़वातीन के लिए चल रही हैं। कराची में ये सिलसिला शुरू हुआ है। देखिए व्यूअर्स, पिंक रिक्शे भी एक ज़माने में स्टार्ट हुए थे जो सिर्फ ख़वातीन जिनमें ट्रैवल करती हैं। ख़वातीन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ और मौक़े क्रिएट करना ताकि वो एक भरपूर अंदाज से अपनी ज़िंदगी जी सकें और अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर सकें, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। देखिए, शादी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ज़िंदगी का मेन फोकस अगर बन जाएगी तो फिर बाकी सारी चीज़ें कैसे होंगी? शादी बहुत अहम है, बच्चे पैदा करना भी अच्छी बात है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ये हमारी पर्सनल चॉइसेस होती हैं। उसके साथ साथ काम करना और ज़िंदगी में कोई अचीवमेंट करना इम्पॉसिबल बात नहीं है। अगर कोई खातून नहीं करना चाहती, वो एक मुख्तलिफ गुफ्तगू है एंड दैट्स फाइन। ये आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आपके हस्बैंड साहिब हैसियत है, आपको ज़रूरत नहीं है और आप जॉब नहीं करना चाहती, तो ज़रूर घर पे रहें। और होम मेकर एक 100% एफ़र्ट वाला और बहुत ही मुश्किल काम है,
लेकिन कुछ घरों की ये ज़रूरत और रिक्वायरमेंट होती है कि मियाँ बीवी दोनों जॉब पे जाएं। वो लोग क्या करें? वहाँ पे अगर शौहर को ही वाइफ को ड्रॉप करना है, उसको पिक करना है, बाकी सारी चीज़ें मैनेज करनी है, तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो ख़वातीन के लिए भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कि वो ख़ुद अपने काम पे पहुँच सके, वहाँ से आ सके महफूज अंदाज में। सबसे बड़ा इशू तो तहफ़्फ़ुज़ का होता है। सो पॉइंट ये है कि जितनी ज़्यादा ख़वातीन आगे बढ़ेंगी, काम करेंगी, जॉब सेक्टर के अंदर आएंगी, उतना ज़्यादा जो है सिचुएशन बेहतरी की तरफ जाएगी। व्यूअर्स, आप अगर हमारे मॉर्निंग एट होम की टीम को भी देखें तो एक्चुअली इंटरेस्टिंगली इनफ ज़्यादातर ख़वातीन हैं हमारी कोर टीम के अंदर। हमारी कोशिश यही होती है कि हम ख़वातीन को आगे लेके आएँ, उनको जॉब मार्केट के अंदर लेके आएँ, और हम लोग लिटरली मर्द और ख़वातीन एज अ फैमिली साथ मिल के, आई विश कि हम जब सुबह बैठ के गुफ्तगू कर रहे होते हैं, शो शुरू होने से पहले हम गप लगा रहे होते हैं, सब अपनी अपनी लाइफ्स की डिस्कशन कर रहे होते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मॉर्निंग शो में हमारा जो प्रोग्राम है उसका क्या लाइनअप है, गेस्ट के बारे में। मतलब व्यूअर्स, अगर आप ट्रस्ट करेंगे अपनी ख़वातीन को, अपने घर की ख़वातीन को, और ये फेथ रखेंगे कि आपकी अपब्रिंगिंग या उनकी जो पर्सनैलिटीज़ और हैं उनमें कोई इशू नहीं है, आई थिंक सबसे बड़ा इशू ट्रस्ट का आ जाता है। या हम माशरे को ट्रस्ट नहीं करते या ख़ुद उनको नहीं ट्रस्ट करते। लेकिन व्यूअर्स, अगर ख़वातीन बाहर निकल के काम नहीं करेंगी तो इस मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा पाएंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो ख़वातीन पढ़ी लिखी हैं और काम करना चाहती हैं, हिम्मत करें, आगे बढ़ें, और जो मर्द हजरात इनके इर्द गिर्द हैं उनसे मेरी बहुत ख़ास और तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी ख़वातीन को एम्पावर करें और उनको हेल्प करें कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ें और कुछ अचीव कर पाएँ। ज़िंदगी और मौत का व्यूअर्स कुछ पता नहीं होता, और हालात की भी कोई गारंटी नहीं होती। कल को अगर खुदा न खास्ता कपल दोनों काम करता है, अगर हस्बैंड की जॉब चली जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसको कोई इशू हो जाता है, तो अगर दूसरा बंदा काम कर रहा होगा तो कम से कम घर का सिलसिला तो चलता रहेगा। वरना क्या होता है कि एक बंदा काम कर रहा होता है, उस पर पूरी फैमिली डिपेंड कर रही होती है, और अगर कोई प्रॉब्लम या कोई इशू हो जाए तो पूरे घर का सिलसिला जो है वो रुक जाता है या बर्बाद हो जाता है। खैर, आज हम विमेन एम्पावरमेंट पे भी बात करेंगे, और एक बीमारी के बारे में भी हमने डिस्कशन करनी है जिसको हम अंग्रेज़ी में मम्प्स कहते हैं या कनपेड़े कहते हैं उर्दू में या पंजाबी में। अब कनपेड़े एग्जैक्टली हैं क्या? आजकल फिर काफ़ी ज़्यादा ये फैली हुई है। क्या ये वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, ये कैसे होती है, इसकी क्या एहतियातें करनी होती है? क्योंकि बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होती है, और एक्सट्रीम केसेस में खुदा न खास्ता ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है, स्पेशली लड़कों में। सो हम कनपेड़े के बारे में भी बात करेंगे, और उसके साथ साथ हम वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बात करेंगे। और अब मेरे ख्याल से हमें रेसिपी की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ शेफ़ माहम तनवीर है। अस्सलाम वालेकुम माहम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा माहम के पास रेसिपी की तरफ तो हमने जाना ही है, लेकिन व्यूअर्स आपके साथ राब्ते की इन्फॉर्मेशन शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, जो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जी माहम, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल चना दाल एंड एप्पल कैरमल पाई। अच्छा जी, बिल्कुल एक देसी चीज़ और बिल्कुल एक गोरी चीज़। Yes. बिल्कुल सही है। ओके, सो रेसिपीज़ की तरफ बढ़ते हैं। एप्पल कैरमल पाई के लिए चाहिए हमें मक्खन दो खाने के चम्मच, सेब 1 किलो, ब्राउन शुगर आधा कप, लेमन का रस 1 खाने का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, दालचीनी का पाउडर आधा चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लोर 2 चाय के चम्मच, पानी आधा कप, पेस्ट्री के लिए मैदा 2 कप, मक्खन 150 ग्राम, नमक 1 चुटकी, चीनी 2 चाय के चम्मच, दूध 4 खाने का चम्मच, अंडा 2 अदद, क्रीम 1 कप, बारीक चीनी 2 अदद, 2 खाने के चम्मच। हमने सबसे पहले पेस्ट्री बनाने के लिए मैदा आइसिंग शुगर में और मक्खन को अच्छे से मिक्स करके एक मलाई की तरह पेस्ट बना लेना है। एक मलाई जो मक्खन है वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए, पहली बात। और दूसरा ये कि उसके बाद हमने अंडा बीट किया हुआ उसमें डालना है, सिर्फ किया हुआ मैदा डालना है, और 1 चुटकी नमक डाल के उसको अच्छे से नीट कर लेना है। वो पेस्ट्री एक क्रस्ट की होगी, उसको हमने क्लिंग फ्लेम से क्लिंग करके एक साइड पे रख देना। उसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। और एप्पल पाई के लिए हमें फिलिंग बनाने के लिए चाहिए एप्पल
उसको चॉप कर लेना है। एक पैन में डालकर उसमें हमने 1 कप चीनी डालकर उसमें दालचीनी का पाउडर, नमक और लेमन जूस डालकर अच्छे से 20 से 25 मिनट के लिए वो कुक होगा। उसके बाद हमने इसको कैरमलाइज करने के लिए एक पैन में शुगर डालनी है 3 से 4 चम्मच। उसको कैरमलाइज करके उसमें क्रीम और मिल्क डालकर उसको अच्छे से मिक्स करके उसको एप्पल कैरमल पाई में मिक्स करके फिर जो हमारी एक ये मोल्ड है उसमें हमने जो अपना क्रश छोटी बनाया भी यूज़ था, कर सकते हैं, एक बड़ा पाई भी बना सकते हैं। यस, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप सर्विंग कौन सी करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमने उसको डो को स्प्रेड कर देना है, उसमें एप्पल पाई की फीलिंग ऐड करनी है, फिर उसके रैंडमली स्ट्रिप्स काट कर ऊपर लगा देने हैं, अंडा कॉट करना है एंड ऐसे उसको हम अच्छा, एक 180 सेकेंड, पहले कि बेस को कुक नहीं करना हमने? वो डिपेंड करता है, आप अगर कस्टर्ड बेस्ड बना रहे हैं तो आप फिर कुक करेंगे, और मैं इसको सिर्फ एप्पल पाई की फीलिंग के साथ बना रही हूँ। ठीक है, ठीक है। तो वो कैरमल सॉस से ज़्यादा सॉगी तो नहीं होएगा? नहीं ना? होगा। ठीक है। और बाय द वे जो इन्होंने कैरमल सॉस की आपको रेसिपी बताई है ना विद द क्रीम एंड द शुगर व्हाटएवर, ये आइसक्रीम के ऊपर भी बहुत मज़े का लगता है एंड एज अ कम्प्लीमेंट भी बड़ा मज़े का और होता उसको है। आपके साथ क्रंच बना लें शुगर का तो वो बिल्कुल। बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, हमने उसको अंडे से ब्रश करके 180 डिग्री पे हमने इसको 25 से 20 मिनट के लिए बेक करना है। डिपेंड करता है आपका ओवन कितना उस पे है, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हैं, क्रम्बल पाई भी बनता है, और एक ये जो मैंने स्ट्रिप्स वाला बनाना है, मैं 2 तरह से बनाऊंगी। एक क्रम्बल वाला जो हमने अपनी डो बनाई है उसको क्रम्ब करके लाइक आम ज़बान में उसको चूड़ा करके ऊपर उसमें अगर थोड़ा सा मैदा और ऐड कर दो तो वो क्रम्बली हो जाता बहुत है। मज़े का क्रंच देती है, वो भी आप कर सकते हैं। और स्टॉक बेकिंग भी कर सकते हैं अगर किसी के पास ओवन नहीं है तो। ठीक हो गया। चने की दाल के लिए हमें चाहिए तेल आधा कप, 2 चाय के चम्मच ज़ीरा, लौंग 3 अदद, दालचीनी 1 अदद, प्याज 1 अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, टमाटर 1 अदद, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, चने की दाल आधा कप, पानी आधा कप, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, तड़के के लिए तेल आधा कप, करी पत्ता 9 से 10 अदद, कश्मीरी सुर्ख मिर्च आधा चाय का चम्मच, हरा धनिया और अदरक हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत। हमने एक पैन में, एक पतीली में हमने प्याज को सुनहरा ब्राउन करके उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के 1-2 मिनट के लिए कुक करना है। उसके बाद हमने टमाटर चॉप किए हुए हैं, टमाटो प्यूरी ऐड करके उसको अच्छे से भून लेना, उसमें सारी सीजनिंग ऐड करनी है। उसके बाद हमने उसमें अपनी सोखी हुई चना डालकर उसमें हमने 1 से 1.5 कप पानी डालकर उसको अच्छे से पका लेना है। जैसे ही घी जो है सेपरेट होगा उसमें हमने चूलन कटा हुआ अपना अदरक, हरी मिर्च, पुदीना, हरा धनिया डालकर और गरम मसाला डालकर उसको दम दे देना है। जैसे उसको पुदीने एंड सैलेड के साथ हम सर्व कर देंगे। और गरम गरम रोटी के साथ बहुत मज़े की लगती है। बाय द वे चने की दाल अगर ज़रा ड्राई बनी हुई हो तो व्यूअर्स उसको आप कांटे के साथ भी खा सकते हैं। सैलेड और कांटे और रायते की कॉम्बिनेशन के साथ आपको रोटी या चावल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसमें थोड़ी सी बिकॉज इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग ना, क्योंकि दाल इन इटसेल्फ में क्योंकि प्रोटीन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। सो जो ज़रा डाइट, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कभी जब देसी खाने बनाते हैं तो फिर हम अपनी डाइट को नहीं फॉलो कर पाते। सो द पॉइंट इज़ आप अगर ग्रेवीज जो है उसका जो ड्राई पोर्शन है उसको यूटिलाइज कर लें, और क्योंकि इसमें ऑयल होता है तो ऑयल थोड़ा सा जो है उसे अलहदा करके उसको यूटिलाइज करते हैं तो यू विल गेट द सेम काइंड ऑफ थिंग। बच्चों को देना तो आप यखनी में या चिकन स्टॉक पे बना सकते हैं, घर वालों के लिए भी बना सकते हैं। बाय द वे आज आप आपकी ये पूरी लुक बड़ी ही प्यारी लग रही है। वैसे तो आप हमेशा अपना सर कवर करते हो बट ये बड़ा ही एक इट्स अ वेरी वेरी नाइस प्रिटी हिजाब। आप भी हमेशा रेड कलर ब्लैक कलर बहुत सूट करता है। थैंक यू मेरा बच्चा। ओके व्यूअर्स, फाइनली अब हमने जाना है ब्रेक की तरफ, लेकिन ब्रेक में जाते जाते आपको रिमाइंडर दे दूं कि हम बात करेंगे कनपेड़े पे यानी कि मम्प्स पे। आखिर ये क्यों होता है, इससे कैसे बच सकते हैं, इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी ने जो प्राइवेट हॉस्पिटल के सीईओ हैं और फैमिली फिजिशियन हैं। डॉक्टर मोहम्मद साबिर अयाज मलिक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, कनपेड़े या जिसको अंग्रेज़ी में मम्प्स कहते हैं, आज हम आपसे इस पर डिस्कशन करना चाहते हैं क्योंकि फिर ये वबा फैली हुई है। जी हाँ। लेकिन
होता क्या है, कुछ समझ नहीं आती ये है क्या चीज़। ऐसे है कि जैसे आप बहुत सारी और वायरस की बीमारियों का सुनते हैं जो वायरल डिजीज़ हैं। मम्स इज़ वन ऑफ द वायरल डिजीज़। अच्छा, वायरल है, बैक्टीरियल नहीं। वायरल है, वायरल होगी तो सो आप ये नहीं कह सकते कि इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है, बस वायरल डिजीज़ है। जब हो जाएगी तो पता चलेगा। अब हो जाएगी तो उसकी अलामतें हैं, उसकी कुछ सिम्टम्स हैं, लाइक आपके सबको पता है कि ये स्वेलिंग हो जाएगी। डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि कैसे लगती है ये नहीं पता। देखिए, वायरल बीमारियां जितनी भी होती हैं ना वो इडियोपैथिक होती हैं। एक तो ट्रांसमिशन तो है ही हमारी, कंटेजियस डिजीज़ होती हैं, एक दूसरे से लग सकती हैं। एक बंदा घर में बीमार हुआ, उससे दूसरा हो गया, दूसरे से तीसरा हो गया। लेकिन एग्जैक्ट उसको ये कहना कि ये वायरल डिजीज़ हुई कैसे, वो मैं असल में इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ कि सर जैसे कि अगर घर में किसी बच्चे को है जी जी तो क्या फिर सारे घर वाले क्वारंटीन में जाएंगे, क्या होगा? यस, उसमें क्वारंटाइन सच बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको थोड़ा सा हैंड वॉशिंग, आपको ये कोशिश करनी होती है कि बहुत ज़्यादा फिजिकल कांटेक्ट जो है उस बच्चे से दूसरे बच्चों का, उसको अवॉइड करना होता है। बच्चों में ख़ास तौर पे, क्योंकि बच्चों की ही ये डिज़ीज़ है मेनली। बड़ों में भी हो जाती है, बड़ों में भी होती है, और अगर जितनी एज ज़्यादा होगी तो उतना ही उस पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगी। लेकिन बच्चों में चूँकि ये बहुत कॉमन है और 5-7 दिन इसने रहना है, वो 5-7 दिन जो हैं वो पेरेंट्स को दुआ करनी चाहिए कि खैर आफियत से गुजरें। क्योंकि जितनी भी वायरल डिजीज़ होती है ना जी, लाइक एवरी वायरल डिजीज़, इसकी कॉम्प्लिकेशंस है, वो समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जब आपकी बॉडी में कोई वायरल इन्फेक्शन आई तो आप समझें कि आपकी इम्यूनिटी कम हो गई। जब क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो गई तो दूसरी डिजीज़ जो हैं उनका आपके अंदर चांस बढ़ गया। जैसे मीज़ल्स, मम्स, ये होता क्या है कि बच्चों को हो गई। अब इसके साथ जो प्रॉब्लम्स जाते हैं बच्चे, वो जाते हैं जब क़ुव्वत मुदाफ़त कम होने की वजह से उनको निमोनिया हो गया साथ, या अल्लाह ना करे किसी को हो। इसमें बहुत सारे बच्चों को मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार जिसे हम कहते हैं, वो इन्फेक्शन हो जाती है। इसी तरह ऑर्काइटिस हो जाता है, टेस्टिस की स्वेलिंग, और उसमें वो इन्फेक्शन आ जाती है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस वायरल डिजीज़ की जो हैं हमेशा वो प्रॉब्लम करती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब वायरल डिजीज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए कोई उस तरह की दवाई नहीं होती ना। अब देखिए जैसे कि मलेरिया वायरल डिजीज़ है, राइट? मलेरिया एज अ वायरस। अब मलेरिया का एंटी मलेरियल दवाई है जो आप ले सकते हैं, लेकिन हर वायरल डिजीज़ की आप समझ रहे हैं ना, क्या मम्प्स की है कोई ऐसी? मलेरिया जो है ना वो इसको आप प्योर वायरल डिजीज़ नहीं कह सकते। अच्छा। वो एक अलग पैरासाइट है। अच्छा, बहरहाल उसमें जो हम कमिंग बैक टू दी मम्स, देखें सबसे पहला उसमें अगर आप बचाना चाहते हैं लोगों को, तो अपने इर्द गिर्द अपनी फैमिलीज़ में वैक्सीनेशन का मैसेज दें। अच्छा। वैक्सीनेशन हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत कोशिश करती है, देती है फ्री वैक्सीनेशन। आप किसी जगह पे जाएं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन मिल रही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम लोग ये जो गवर्नमेंट ने सेंटर्स बनाए हैं वहाँ जाके वैक्सीनेशन कराने को अपने लिए सोशल थोड़ा सा स्टिग्मा समझते हैं, जाते नहीं हैं वहाँ पे, बात नहीं समझते। फिर बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं कि जो वैक्सीनेशन है ये प्रॉब्लम कर देंगी। हम हमेशा ये फोकस करते हैं कि लोगों को समझना ये चाहिए कि ये जो वैक्सीनेशंस हैं, जो मेडिसिन हैं, प्रॉब्लम्स ये नहीं करती, प्रॉब्लम्स करती हैं जो बीमारियां हैं। जैसे अगर मम्स हैं मम्स की वैक्सीनेशन की वजह से इनफर्टिलिटी आने वाले टाइम में कि आप बाप नहीं बन सकते या इस टाइप की जो इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं वो बेसिकली उसकी वैक्सीनेशन से नहीं है। वो है कि अगर किसी को मम्प्स हुए हैं और वो कॉम्प्लिकेशंस में चले गए हैं, ऑर्काइटिस हो गया है, दूसरी इन्फेक्शंस हो गई हैं, तो वो करेंगी प्रॉब्लम। और बात ये कि व्यूअर्स एक बात याद रखिएगा, जब हम इम्यूनाइजेशन करवाते हैं ज़रूरी नहीं है कि 100% हमें वो चीज़ नहीं होगी, लेकिन अगर होती है तो उसकी शिद्दत बहुत कम होती है। yes. तो उस शिद्दत के कम होने की वजह से फिर कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगी उसमें। तो इसीलिए तो सबको कहा गया था कि जी कोविड की वैक्सीन ज़रूर लगानी है। अब अगर आप कोविड की वैक्सीन लगा लेते हैं, अगर आपको कोविड होता भी है तो उसकी शिद्दत कदरे कम होती है। डेफिनेटली, अल्लाह ना करे कि वो जानलेवा फिर मतलब वाला इशू नहीं आता ना। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन होती गई कोविड की, तो आप देखें कि उससे डेथ रेट बहुत कम हो गया। अब ये नहीं है कि कोविड अब नहीं होता है, अब भी कोविड उसी स्पीड से हो रहा है, उसी तरह मरीज आते हैं। बट अब कोविड रह गया है जैसे एक सिंपल फ्लू और दूसरा वायरस था जो पहले आता था, इसी तरह से ये रूटीन की बीमारी के तौर पे ट्रीट होगा अनटिल कि आप किसी कॉम्प्लिकेशन में चले जाएं। ठीक है। तो वैक्सीनेशन वाला मैसेज जो है आपके प्लेटफॉर्म से वही हम लोगों को देना चाहते हैं।
उसी को फॉलो करें। वैक्सीनेशन का कोई कॉस्ट नहीं है, आपकी गवर्नमेंट आपको टेक केयर कर रही है, आपके डॉक्टर्स, आपकी डिस्पेंसरीज वो हाज़िर हैं, सारा कुछ करने को तैयार है। आपने सिर्फ घर से निकल के बच्चों को वैक्सीनेशन करवानी है और अर्ली चाइल्डहुड में करवाएं। MMR के नाम से एक इंजेक्शन आता है, वो आपने लगवाना है। 2 दफ़ा लगता है ना डॉक्टर साहब? हाँ जी, बूस्टर डोज बाद में लगती होती है उसकी, लेकिन आपने अगर लगवा लिया MMR तो आप मतलब उसमें कोई इशू नहीं है किसी किस्म अच्छा, का। किस एज पे लगता है और फिर बूस्टर किस एज पे लगता है? आफ्टर द 9 मंथ्स, आफ्टर द एज ऑफ 9 मंथ्स आप MMR लगवाते हैं और उसके बाद बूस्टर जो है आप 2 इयर्स या 5 इयर्स पे जाके लगवा सकते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब कनपेड़े किस तरह पता चले कि किसी को है? देखिए, सबसे पहले तो जो भी वायरल डिजीज़ होगी ना जी, उसमें फ़ीवर ज़रूर होगा। फ़ीवर होगा, उसके साथ ही आपको ये गर्दन के ऊपर स्वेलिंग नज़र आ जाती है, जिसे लोग कनपेड़े मम्स वो कहते हैं। ये पेन भी होगी, इसमें बुखार भी बहुत तेज़ होगा, खाने पीने को दिल नहीं करेगा, बच्चा बहुत सुस्त, लेथार्जिक, थका हुआ, बॉडी एक्स हमेशा वायरल डिजीज़ में बहुत ज़्यादा होती हैं। जिस्म बहुत टूटेगा, उठा नहीं जाएगा, और चला नहीं छोटे जाएगा। बच्चों में तो स्पेशली बहुत बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं, तो आपको समझ आ जाते हैं जिस्म को ऐसे ऐसे अपने कर रहे जिस्म होते हैं। को बेचारे पेन है ना जी, पेन तो मम्स की बड़ा आदमी जो है उसको जब बॉडी एक्स होती हैं वायरल फीवर में, कोई भी वायरल फीवर हो तो उसकी बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा होती है, आपको जिस्म में बहुत दर्द होगी उसमें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये नज़र आ रहा है तो हमें फिर हमारा अगला कदम क्या है? डॉक्टर के पास जाएं? डॉक्टर के पास जाएं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कुछ लोग इसमें एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करवाते, लेकिन करनी चाहिए। इसलिए कि मैंने जैसे पहले कहा दूसरी कि कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाते हैं ना। आप सुपर एडेड इन्फेक्शंस को भी तो कंट्रोल करना है ना आपने। आप मम्स तो इट विल टेक 5 to 7 डेज ये सेटल कर जाएगा, लेकिन अगर उस दौरान आपकी इम्यूनिटी कम होने से अल्लाह ना करे आपको कोई दूसरी इन्फेक्शन हो गई, तो जो वायरल डिजीज़ के इन्फेक्शंस हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। उसमें गर्दन तोड़ बुखार बच्चों में बहुत कॉमन है और बहुत ख़तरनाक है ये। फिर ऑर्काइटिस है, फिर कुछ लोगों में पेंक्रियाटाइटिस, लबलबे की इन्फेक्शन हो जाती है। छोटे बच्चे हों तो उनमें निमोनिया इज़ वेरी मच कॉमन। और आप देखिए कि जितने ये मम्स और ये मीज़ल्स हैं, इनमें बच्चों की जो डेथ्स होती हैं वो इस बीमारी से नहीं होती, वो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जब ये हो जाता है तो डॉक्टर इसमें क्या इसकी तशख़ीस कैसे करते हैं? क्या इसके टेस्ट्स होते हैं? और फिर उसके बाद ये भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि दवाइयाँ शवाइयाँ उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या दिया जाता है? मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्ट दवाइयाँ बताएं, बट जैसे आपने कहा एंटीबायोटिक लेनी चाहिए साथ। दर्द के लिए अब कुछ बीमारियों में कहते हैं कि जी हमें आइबुप्रोफेन नहीं देनी चाहिए, कुछ दवाइयों कुछ जगह पे कहते हैं कि जी सिर्फ पैरासीटामोल की मतलब सॉल्ट का नाम ले सकते हैं, दवाई का नाम जी जी। हाँ। तो उसमें ऐसे है कि जब आपका एक बच्चा डायग्नोज हो गया, मम्स तो इवन घर पे फैमिली डायग्नोज कर लेती है, लेकिन डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। ब्लड टेस्ट भी अगर ज़रूरत पड़े तो करवाए जाते हैं, उसमें आपके वाइट सेल काउंट कम हुआ होता है, जो वायरस की सारी वायरल इन्फेक्शंस में आपकी TLC वो कम हो जाती है। उसके बाद ये है कि इसमें असल इशू है कि आपने करना क्या है, वो 5-7 दिन की जो बीमारी है उसमें करना। एक तो ये कि आप उस बच्चे को बाकी बच्चों से थोड़ा सा आइसोलेट कर दें, उसका वाटर इनटेक लिक्विड्स वो बढ़ा दें। अगर बच्चा ज़्यादा मिकदार में नहीं ले सकता, कम मिकदार में कम वक्फे के साथ उसको देने शुरू कर दें। फ्लूइड्स दें, एनर्जी ड्रिंक्स दें, और कोई ऐसी चीज़ ना दें कि जो किसी सुपर एडिड, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा खट्टा दे दें, ऑलरेडी मम्स हैं, ऊपर से आपने कोई ऐसी चीज़ दे दी जिससे गला ख़राब हो गया, तो वो एक इनिशिएटिव हो सकता है किसी दूसरी इन्फेक्शन का। तो डाइट अच्छी रखें, शॉर्ट मील्स विद शॉर्ट इंटरवल्स वो देते रहें बच्चे को, खाना कम ना होने दें, दूसरे बच्चों को दूर कर दें। और अगर बच्चा है तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये ज़रूर मैसेज देना चाहता हूँ, ये अवेयरनेस मैसेज है जो सारी फैमिलीज तक जाना चाहिए। बच्चों के टेस्टिस को एग्ज़ामिन करें रेगुलर बेसिस पे, अगर उसमें कोई स्वेलिंग हो, अगर बच्चा पेन कहे, तो फिर आपके पास डिले करने की कोई वजह नहीं है, फिर आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। या बच्चा अगर छोटा है, वो एक्सेसिव क्राई में चला गया, बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो गया है, जिस्म अकड़ाता है, अपना गर्दन अकड़ाता है, तो इसका मतलब है कि उसमें सिम्टम्स आनी शुरू हो गई हैं मेनिंजाइटिस की। तो आपको इसमें रेगुलर चेकअप डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कराना। एंटीबायोटिक मैंने कहा ज़रूर दें, डॉक्टर के मशवरे से दें। पेन किलर पैरासीटामोल इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। बच्चों में अब थॉट बड़ा जोर पकड़, कभी-कभी ऐसा होता है ना, देखिए ना, आइबुप्रोफेन रिजल्ट आपको जल्दी भी देती है और एक तरह से बेहतर इस लिहाज से देती है कि स्ट्रॉन्ग दवाई है, बट आप कहते हैं कि उसको अवॉइड करें। अवॉइड इसलिए कर लें कि ब्रूफेन या आइबुप्रोफेन जो है, इसको ये बहुत ज़्यादा
बच्चों की फ्रेंडली मेडिसिन नहीं समझी जाती। अच्छा, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे बच्चों के इश्यूज होते हैं जिसमें हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। तो वायरल में अवॉइड करें हाँ, तो बेहतर है। बेहतर ये है। कुछ और भी दूसरी भी बच्चों में इश्यूज चल रहे होते हैं। बट ऑब्वियसली व्यूअर्स, अगर आपका मॉलेज कहता है कि आप आइबुप्रोफेन दें तो आप ज़रूर दें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि फीवर इतना ज़्यादा तेज़ हो गया है कि उसको कंट्रोल करने के लिए आपको अल्टरनेट करनी पड़ रही है दोनों दवाइयां। लेकिन डॉक्टर के मशवरे से प्लीज़, खुद डॉक्टरी नहीं झाड़नी, क्योंकि जब हम खुद डॉक्टरी झाड़ते हैं तो प्रॉब्लम बिगड़ जाती है। और ऑनलाइन आप कितनी भी रिसर्च कर लें व्यूअर्स, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम खुद डॉक्टर नहीं हैं, ठीक है। और जो डॉक्टर बनता है वो बड़ी एक मेहनत करके, बड़े जतन करके, एक मतलब एक 10-15 साल की एक प्रोसेस होती है, कहीं जाके आप एक जगह पे पहुंचते हैं। तो ऑनलाइन जाके विकिपीडिया पे जवाब ढूंढना जरा छोड़ दें तो बेहतर होगा। वो असल में बहुत सारी चीज़ें जो ख़राब हो रही है ना जी, उसके जैसे आपने शुरू में कहा, डॉक्टर्स के पास अब लोग उस वक्त पहुंचते हैं जब कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई हुई हैं। तो आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि आपने वेट नहीं करना कि कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं तो आप डॉक्टर के पास जाएं। बेहतर है कि टाइम पे डॉक्टर को मिलें एंड लेट द डॉक्टर डिसाइड कि कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, कौन सी सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी है। आप पानी पिलाएंगे, पेन किलर्स देंगे, आप एंटीबायोटिक सुपरएडेड इन्फेक्शन से दे देंगे, डॉक्टर आपको दूसरी चीज़ें दे देगा। और बेहतर है कि डॉक्टर ही बच्चे का कंप्लीट एग्जामिनेशन कर ले ताकि कोई खुदा ना खास्ता कॉम्प्लिकेशन वाले इशू से हम बच सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, आई गेस क्या ये एक सीजनल बीमारी है, ये भी बता दें। क्या ये किसी एक सीज़न में होती है या सारा असल में तमाम वायरल डिजीज़ जो है ना जी, जैसे आपने डेंगू का सुना होगा, आप कोविड की बात कर रहे थे, ये सारी की सारी जो सीज़न से रिलेटेड हैं। बेसिकली कुछ आपके बड़े फेवरेबल मौसम होते हैं जिनके अंदर वायरस की ग्रोथ ज़्यादा होती है। जैसे अभी जिस दिनों में हम बैठे हैं, आज अगले जो 2-3 महीने हैं उनमें वायरल डिजीज़ का अटैक होगा, दोबारा से डेंगू होगा। फिर इस तरह जब गर्मी पूरे पीक पे, जो भी मौसम अपनी पूरी पीक पे होगा उस वक़्त ये वाली चीज़ें कम हो जाएंगी। तो जब मौसम थोड़ा सा आप कह लें कि मॉडरेट होगा तो ये वायरल इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ट्रॉपिकल वेदर में ज़्यादा आ होते जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली आपका पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, पैगाम, दुनिया बड़ी चेंज हो गई है और मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये पैगाम देना चाहता हूँ। और हम खुद भी बीइंग द लार्जेस्ट चेन ऑफ हॉस्पिटल्स ऑफ पाकिस्तान, हम इसको फोकस कर रहे हैं कि बीमारी का इलाज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप कर रही हैं, जो आपका चैनल कर रहा है, जो हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, वो है अवेयरनेस को फोकस करें, लोगों को बीमारी का पहले से पता हो। और हम इसको बहुत ज़्यादा फोकस करके, तो अब हमने अपने हॉस्पिटल्स में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, जो हमारी DHA की ब्रांच है, वहाँ पे हमने मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कुछ MOU साइन किए हैं। उसके तहत हम ये कर रहे हैं कि हम स्कूलों में जा रहे हैं, हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गए, हम कुछ चर्च हैं वहाँ पे गए, हमने लम्स के साथ किया। तो हम इस टाइप के MOU कर रहे हैं कि हम वहाँ जाके उनको हमारे प्लेटफॉर्म से कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हर स्पेशलिटी के, वो जाके अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, यही तो बात है ना, एट द एंड ऑफ द डे नॉलेज इज़ पावर। अब लोग अक्सर, हमने सुना है कि जब पेड़ तो खुद ही ठीक हो जाते हैं। जब मैं अभी कुछ दिन पहले ये बात हो रही थी तो किसी ने कहा खुद ही ठीक हो जाते हैं। मैंने कहा हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि लड़कों में और लड़कियों में आगे जाके इनफर्टिलिटी और इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम भी हो जाती है। जी हाँ। अब वो कॉम्प्लिकेशन की वजह से होती है। अगर आप डे 1 से बच्चे को चेकअप के लिए नहीं लेके जाएंगे, राइट, जी हाँ, बिल्कुल सही। और कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई और फिर कॉम्प्लिकेशन के बीच में आप डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो डॉक्टर मम्प्स को संभालेगा, कॉम्प्लिकेशन को संभालेगा, या उस वक्त सिचुएशन को बस मैनेज कर पाएगा। सो द पॉइंट इज व्यूअर्स, अपनी मदद आपके तहत जब बता दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि इसकी वैक्सीन है। 9 माह पे आपने वैक्सीन लगानी है, उसके बाद आपने 2 साल पे या 5 साल पे, जो भी आपके डॉक्टर आपको आपके साथ स्केड्यूल बनाए वैक्सीन का। और वैक्सीनेशन तो फ्री मिलती है हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में। आप अपने बच्चों की कम से कम वैक्सीनेशंस तो पूरी करवाएं। देखिए, बच्चों को तोहफे, तहाइफ, चीज़ें, खिलौने, इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर तोहफा आप सेहत का दे सकते हैं। सो अपने बच्चों को इम्यूनाइज़ कराएं, उनकी वैक्सीनेशंस पूरी कराएं, और उसके साथ साथ अगर कोई इशू हो, ऑनलाइन देखने के बजाय डॉक्टर से रुजू करें। वो बड़ी मेहनत करके पढ़ लिख के इस लेवल पे पहुंचते हैं, तो किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर चेकअप कराएं। अल्लाह ताला हम सबको सेहत से नवाजे, आमीन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हम व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे।
चलो ये सोचे हम आज मिलके जो इस ज़मीं से किया था हमने, वो अहद क्या हम निभा रहे हैं, वो अहद क्या हम निभा रहे हैं। चलो ये सोचे हम आज मिलके। हर एक दुश्मन की साजिशों से ये देश हमको बचाना होगा। हर एक दुश्मन की साजिशों से ये देश हमको बचाना होगा। मोहब्बतों को फरोग देकर शऊर मिल्लत जगाना होगा। ये कौन है जो हमी में रहकर हमारे घर को जला रहे हैं। ये कौन है जो हमी में रहकर हमारे घर को जला रहे हैं। चलो ये सोचे हम आज मिलके। गई रुतों के हर एक पल का दिलों से अपने हिसाब मांगे। दिया है क्या इस वतन को हमने, ये आज खुद से जवाब मांगे। वतन की राहों में हम वफा के गुलाब कितने खिला रहे हैं। वतन की राहों में हम वफा के गुलाब कितने खिला रहे हैं। चलो ये सोचे हम आज मिलके। चलो ये सोचे हम आज मिलके। क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। हमारे साथ जो हमने एक बेहतरीन और टैलेंटेड यंग सिंगर को सुना, इनका नाम आयशा रशीद है। मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हैं, एक्चुअली मेडिकल की स्टूडेंट है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, और नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे बहुत सी सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स का हिस्सा भी ले चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। और आपके साथ हमें ज्वाइन किया है नजफ़ अली ने ऑन द गिटार। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आप लोगों से गुफ्तगू तो करेंगे, लेकिन तीन बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ आज हमारे साथ हैं मज़ीद, जो हमारे मुल्क को प्रोटेक्ट करने में अपना हिस्सा डाल रही हैं, बल्कि हमारे मुल्क के प्रोटेक्टर्स में से फोर फ्रंट पे हैं माशाल्लाह से। तो सबसे पहले मैं तैयबा मंसूर भट्ट साहिबा से आपकी मुलाकात कराऊंगी। व्यूअर्स, विमेन SHO हैं एंड जो विमेंस पुलिस स्टेशन है वहाँ पे इनकी ड्यूटी होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। आपके साथ हमें ज्वाइन किया है राबिया असलम ने। आप सब इंस्पेक्टर हैं और पेट्रोलिंग ऑफिसर हैं मोटरवे पुलिस के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस राबिया। थैंक यू। एंड देन वी हैव विद अस ताहिरा अली राना। आप पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानिब से आज हमें रिप्रेजेंट करने के लिए आई हैं और आप पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तैयबा साहिबा आपसे मैं बात करना चाहूँगी, कुछ अपनी जर्नी के बारे में हमें बताएंगी। कहाँ से, मतलब पुलिस में इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? यूजुअली जब बच्चियाँ छोटी होती हैं, अनफॉर्चुनेट बात है, मैं अफसोस के साथ ये बात करती हूँ कि उनको यही कहा जाता है कि हाँ ये टीचर बनेगी, ये डॉक्टर बनेगी, पुलिस
या किसी भी ऐसी चीज़ या आर्मी या इन चीज़ों की तरफ ज़्यादातर जो है बच्चियों को ना तो इनकरेज किया जाता है, और अगर वो कहती भी हैं, भाई कह रहे होते हैं, तो बच्चियों को चुप करा दिया जाता है। तो तालीम और आपकी जर्नी कुछ हमारे साथ शेयर करें। मेडिकल की मैं स्टूडेंट थी, और मेडिकल से मुझे ज़रा थोड़ा एफएससी जब मैंने प्री मेडिकल की तो उसमें मुझे था कि मैंने आर्मी फोर्स को ज्वाइन करना है, कि मतलब मुझे यूनिफॉर्म पैशन था कि जब मैं मर तो सब नहीं जाना है, मेरी ये ख्वाहिश थी कि जब मैं मरूं तो मैं शहादत की मौत मुझे नसीब हो। और उस एक अपने जहन में मैंने ये चीज़ रखी, और फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया और एमए हिस्ट्री में। तो जब ये मैंने मुकम्मल किया तो मेरी वालदा को मैंने कहा कि मैंने ना जॉब करनी है, यूनिफॉर्म मतलब फ़ोर्स मुझे पसंद है, मैं किसी भी यूनिफॉर्म जॉब को सर्व करना चाहती हूँ, मैं आवाम की खिदमत करना चाहती हूँ। तो मेरी वालदा ने जो कहा, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो हयात नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, अच्छे भलों को लोग रिश्ता नहीं देते, जो पुलिस में चले जाएंगे तो उनकी शादी फिर इससे बड़े मसले मसाइल होंगे। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। अम्मी ने कहा नो और अब्बू ने कहा इट्स ओके। हाँ जी, अब्बू ने कहा कि आना चाहिए, कोई लड़कियों को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए कल को कोई भी बड़े मसले मसाइल फेस करने पड़ते हैं। कितने भाई बहन हो आप? हम 3 बहनें और 2 भाई हैं माशाल्लाह। और वालिद साहब ने फिर मुझे पूरा सपोर्ट किया, और उनकी मोटिवेशन से मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर दिए और डायरेक्ट मेरी सब इंस्पेक्टर की सिलेक्शन हुई। अच्छा, इस दौरान अम्मी की रिएक्शन क्या थी? वो अम्मी एक ही बात पे बरकरार अम्मी थी? ने यही कहा, पहले तो अम्मी ने स्टार्टिंग में अम्मी ने कहा ठीक है, फिर तू जाने और तेरा बाप जाने और तू अपने बाप की बात ही मान। तो मैंने कहा नहीं अम्मी, करना चाहिए। वो सिर्फ जस्ट जिस तरह मदर्स को इनसिक्योरिटीज़ होती हैं फील्ड से या इस तरह से। उसके बाद जब मेरी ज्वाइनिंग हुई तो मेरी वालदा ने फिर प्रॉपर मेरा साथ दिया, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं, ट्रेनिंग की, आफ्टर ट्रेनिंग फिर हमने अपना सर्व किया नेशन को। डिफरेंट मेरी पोस्टिंग रही है इन्वेस्टिगेशन विंग्स में बतौर SHO, और अब तक मैं नेशन को सर्व कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जिस दिन मुझे पुलिस का कोई रोल मिला ना किसी ड्रामे में, मैंने जयबा साहिबा के पीछे पीछे लग जाना है, और मैंने कहा ना अब आप मुझे ट्रेन करें। क्योंकि एक्चुअली जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है कि हम लोग प्लेस वगैरह में भी जो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, एक्चुअली वो आप लोगों की लाइफ उससे बड़ी मुख्तलिफ होती है। ड्रामों में वो वाली नहीं दिखाई जाती एक्चुअली लाइफ, जो एक्चुअली जिससे आप गुजरते हैं। वो दिखाते हैं ना कि ज़रा सा ख़वातीन को ज़रा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है, जबकि आपको इक्वली मर्दों के शाना बशाना चलना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है, मार्जिन नहीं मिलती है आपको इजी होने की। बिल्कुल ऐसे ही बल्कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है माहौल। आपको अगर बीइंग फीमेल काम करना है तो आपने अपना काम से साबित करना है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जब आपको पोस्टिंग के हवाले से पोस्टिंग दी जाती है तो वो मर्दों के बराबर है। जब हम ट्रेनिंग करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारी ट्रेनिंग होती है वो सख्त हार्ड किस्म की ट्रेनिंग होती है जो पुलिस ऑफिसर ने की होती है। कुछ बताएंगी? मैं आप तीनों की ट्रेनिंग्स के बारे में भी जानना चाहती हूँ, तो मैंने कहा एक एक करके ज़रा डिटेल में बात करेंगे, उसके बाद फिर स्टोरीज़ एंड वाक़यात की तरफ चलेंगे। जी मैडम, ट्रेनिंग के बारे में बताएं, क्योंकि whenever you think police force or even motorway police or any kind of job जिसमें आपने प्रोटेक्ट करना है अपने नेशन को, तो आपके जहन में एक बड़ी टफ, वो जो मूवीज़ में नहीं देखते ट्रेनिंग, वो आती है। तो कैसी होती है ट्रेनिंग? वो ट्रेनिंग हार्ड होती है। आपने अर्ली मॉर्निंग उठना होता है। सबसे पहले तो आपको वो रनिंग करवाते हैं। रनिंग भी आपने कम से कम फीमेल मेल कोई नहीं 2 माइल्स आपने रनिंग करनी है डेली। उसके बाद आपको ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स जी। उसके बाद आपको उन्होंने मुख्तलिफ यानी आपने एक्सरसाइज वगैरह करनी होती हैं, जिसमें पुशअप, सिटअप्स, शाम्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको करवाते हैं। ये तो मेरी वर्कआउट रूटीन बता रही हैं आजकल मैम। और ये आपने मॉर्निंग में करनी है। उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट करके आपने आ जाना है उसके लिए, आपको लॉ क्लासेस के लिए आप। अच्छा, आप ऑन कैंपस कह रही हूँ, मतलब किसी जगह पे ट्रेनिंग होती है या आप घर से जाते हैं सुबह और फिर शाम को वापस आते हैं? आपने वहीं पे स्टे करना होता है। ये आपकी होती है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में आपकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, हाँ। और उसके बाद आपकी जो 9th मंथ की ट्रेनिंग है, उसके बाद एलीट की 3 मंथ की ट्रेनिंग आपको बेदिया सेंटर में दी जाती है, जिसमें आपको पता है जदीद टेक्नोलॉजी वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आपको। खूबसूरत है वो, बाहर से हमने देखी हुई है, सिविलियंस को बड़ा शौक होता है जाके देखने का। ये उसमें अंदर भी आपको प्रॉपर्ली एक मजबूत जिस तरीके से आपको बनाना चाहिए, ट्रेनिंग आपको मजबूत करती है। और जो एक दफ़ा ट्रेनिंग ले लेता है, जैसे वेपन हैंडलिंग है, आपको SMG, G3 और वेपन कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है, और आपको एक्सपर्ट किया जाता है कि अगर आपके सामने दुश्मन आ जाए तो आपने उसका मुकाबला कैसे करना है। तो ये सारी ट्रेनिंग मैंने ली है, और ऐसे ही लिया जैसे एक मेल ने ली है। मेरी एक्सप्रेशन से पता चल रहा है ना कि बड़ा दिल चाह रहा है कि मुझे आप एक हफ्ते के लिए ट्रेनिंग के अंडर ले लें। एक तो वेट भी मेरा कम हो जाएगा और साथ साथ ट्रेनिंग भी जो है वो अच्छी खासी है। वैसे अगर इस किस्म की जिस तरह की आप बात कर रही हैं ट्रेनिंग, अगर हमारी यंग लड़कियों को कंसिडरिंग जो हालात
हैं आजकल दुनिया में और जिस किस्म की हॉरिबल स्टोरीज़ हर दूसरे दिन हमें सुनने को मिलती हैं, अगर हम बच्चियों को अपने आप को प्रोटेक्ट करना सिखा दें, जैसे कि आपको पता है कि बाहर दुनिया में बहुत से ऐसे सेल्फ डिफेंस कोर्सेज होते हैं, बल्कि मैंने इस पे भी आपसे बात करनी है मैम ज़रा आगे जाके, कि आप लोग अगर इस तरह की ट्रेनिंग स्कूल्स और कॉलेजेस में देना शुरू कर दें तो शायद हमारी बच्चियां ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहें और उनको पुलिस स्टेशन ना आना पड़े, वो एटलीस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर पाएँ। इस पर हम बात करेंगे ज़रा आगे जाके। अच्छा राबिया जी, आप बताइए आपकी कहानी क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं पीटीवी न्यूज़ की बेहद मशकूर हूँ वैसे होम पे हो, बट चलो न्यूज़ को भी हम थैंक यू कहते हैं। हाँ जी, आपका भी शुक्रिया, आप लोगों ने हमें इनवाइट किया। मैं मोटरवे पुलिस में 2011 में मैंने मोटरवे पुलिस को ज्वाइन किया। बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट ननकाना से हूँ। मैंने अभी 2009 में अपना एफए डन किया, तो एक प्राइवेट स्कूल में मैंने टीचर की जॉब स्टार्ट की। तो वहाँ पे मैंने ऐड देखा मोटरवे पुलिस का, तो लोगों का मोटरवे के हवाले से बड़ा अच्छा इमेज है। तो इस हवाले से मैंने जब अपने वालिद साहब से बात की तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैंने अप्लाई किया। मोटरवे के बारे में लोगों की बड़ी पॉजिटिव ओपिनियन है अगर लड़के वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं। मैं 2 लड़कियों को जानती हूँ जो मिन्नतें तरले करके रह गई अपने पेरेंट्स के, और एक की फादर नहीं माने और एक की इस तरह मदर को बहुत इशू था, उन्होंने कहा, और वो सिंगल मदर थी बेचारी, उन्होंने कहा मैं किस तरह रिस्क ले लूँ, खुदा ना खास्ता देखो गाड़ी चलानी है, आपने पेट्रोल करना है, 100 चीज़ें करनी है, और उतने ही डरावने इंसिडेंट्स मोटरवे पे होते हैं जो हमारी स्ट्रीट्स पे होते हैं। जी बिल्कुल, बड़े अजीब से इंसिडेंट्स होते हैं, बड़े एक्सीडेंट्स हॉरिबल किस्म के होते हैं जिनको देखा भी नहीं जाता। लेकिन मेरे फादर को जब मैंने बताया तो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया कि जाना चाहिए, और मैं अपने जो ख़ानदान की पहली लड़की थी जिसने मोटरवे पुलिस को, बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। अच्छा नहीं, बट घर की बाकी लोगों का क्या रिस्पॉन्स था? बाकी लोगों क्योंकि का घर की जो आंटियाँ और खालाएं और फुफी और चाचियाँ होती है ना, वो उनकी तो जी बच्ची खराब बहुत राय होती है, जी, थोड़ी सी बहुत सी राय होती बच्ची बाहर निकालेंगे तो कोई इतना अच्छा इमेज नहीं है। आप घर से निकलने की बात कर रही हैं, ये नहीं कहा गया है उन्हें पैंट पहन के कार तो निकलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी तो प्रॉब्लम हो जाती है ना, बात तो पैंट से शुरू होती है, उसके बाद फिर मामला खराब जी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और घर की आंटियां तो फिर इनका एक मेन रोल होता है। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे जो है इनकरेज किया। जो हीरो है मेरी लाइफ में वो मेरे फादर हैं। यहाँ तक लाने में अम्मी का क्या? अम्मी एक घरेलू वाइफ हैं, तो उनका इतना कोई रोल नहीं था। उन्होंने नहीं, कहा रोल की बात नहीं है, उन्होंने कहा क्या, जैसे उनकी अम्मी ने भी कहा कि वालिद साहब को यही कहा जी आपकी बेटी आपके सुपुर्द है, तो आप जैसे बेहतर समझते हैं आप इनको जो है वो ज्वाइन करा। बेलना डोई शोई नहीं पड़ी? नहीं अच्छा चले, अल्लाह का शुक्र है। नहीं हमें हमें पड़ी है ना, इसलिए कह रही हूं ना, जिनको पड़ी हुई है वो। पुलिस का नाम इतना अच्छा है, इमेज इतना अच्छा है, और बेसिकली पुलिस के जो भी पुलिस है इसके हवाले से हमारे मुआशरे का यही एक मिथ है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट को इतना अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन मेरे उसमें भी मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, और ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। हम लोग कोशिश करते हैं कि बुलाएं अपने शो के ऊपर पुलिस को, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को, स्पेशली पुलिस, इसलिए क्योंकि देखें आप लोग हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जी जी, आप लोगों की इज्जत सर आंखों पे होनी चाहिए, ना कि हम आप लोगों के बारे में फजूल बातें करें। ये वही वाली बात है जो सास बहू का एक तमाशा ड्रामों में क्रिएट कर दिया, फिर पुलिस की नेगेटिव इमेज थ्रू ड्रामास क्रिएट की। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छी खवातीन भी होती हैं, अच्छे मर्द भी होते हैं, बुरी खवातीन भी होती हैं, बुरे मर्द भी होते हैं। मतलब हम लोगों को एक बॉक्स में नहीं डाल सकते कि सारे पुलिस वाले बुरे हैं। तो भैया आपके मुल्क में इससे करोड़ गुना ज्यादा क्राइम हो सकता है, इतना कम क्यों है कंपैरेटिवली? एंड बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री विद इतनी कम फैसिलिटीज, जिस तरीके से आप लोग अपनी जान हथेली पे रख के निकलते हैं, हमें आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट आपने सही कहा, इसीलिए तो ये शोज मैं करती हूँ। अब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, मैं यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को बैठा सकती थी, आप लोगों को बुलाया ही इसलिए क्योंकि यू आर द फेसेस ऑफ आवर फ्यूचर, और हमारे यूथ को आपसे इंस्पायर होना चाहिए। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर मोटरवे पुलिस को ज्वाइन किया। 2011 में मैंने एज ए जूनियर पेट्रोल ऑफिसर डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। और मुझे जिस तरह मैंने इसका नाम सुना था, मैं अपने पेरेंट्स से अक्सर फ़ोन पे तो टेलीफोनिकली तो बात हमारी होती थी। मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनकी फ़िज़िकली एक्टिविटीज़ करके। एजुकेशनल और मोटिवेशनल लेक्चर्स होते थे हमारे, तो बड़ा अच्छा फील किया मैंने डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया, और मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही।
ट्रेनिंग उतनी टफ है जितनी मैम की है? जी बिल्कुल, हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल पंजाब पुलिस से मुख्तलिफ नहीं होती। हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसे कि मैडम ने कहा वहाँ पे मोटरवे पुलिस में भी बिल्कुल नहीं है। फिज़िकली एक्टिविटीज़ अर्ली मॉर्निंग ऐसे ही जागा जाता है और ऑलमोस्ट कोई 5 माइल के करीब हमें दौड़ाया जाता है। फिर उसके बाद जो है फिज़िकली एक्टिविटीज़, पीटी परेड, और उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट के बाद लाख क्लास 5 मील वैसे मैंने भी सुबह भागे हैं 4.99। That's वैसे good. बता दूं मैं आप लोगों वाली ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। जी जी, तो हमारी मेल और फीमेल का कोई डिफरेंट नहीं है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ सेम है, ला एजुकेशन सेम है, और हर तरह की जो है हमें फैसिलिटी मर्दों के शाना बशाना हम काम करती हैं माशाल्लाह। बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो जो कहते हैं ना कि जो मैन ऑन द स्ट्रीट होता है जी। या ख़वातीन जो बाहर होती हैं वो कुछ ना कुछ कह देती हैं। अल्लाह का शुक्र है आपके डिपार्टमेंट्स में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा अजीब कोई ऐसा वाक़या जो हुआ हो आप लोगों के साथ जहाँ पे किसी ने कोई ऐसी बात की और आपने सोचा हो कि यार आप हैं कौन। लेकिन हमने पढ़ना है अब आपकी तरफ। तारा साहिबा, आप बताइए आपकी कहानी क्या है? मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी टेलीकॉम स्पेशलाइजेशन में। तो इंजीनियरिंग के बाद एजुकेशनल पास्ट, हाँ। बेसिकली फादर का वही बहुत से पेरेंट्स का होता है कि मेडिकल की तरफ जाना है, आपने डॉक्टर बनना है। गवर्नमेंट में अगर गवर्नमेंट एडमिशन नहीं कर सका तो जो है वो प्राइवेट पढ़ा देंगे, लेकिन मेडिकल वाली फील्ड की तरफ जाना है। लेकिन मुझे थोड़ा मेडिकल का ये चली जाएगी मेडिकल की फील्ड नहीं, मुझे मेडिकल का इतना वो काम नहीं था। तो इंजीनियरिंग के मेडिकल के बाद सेकंड ऑप्शन है कि इंजीनियरिंग कर ली। तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, उसमें टेलीकॉम स्पेशलाइजेशन में। इंजीनियरिंग के बाद शुरू से एक शौक़ था, चूँकि 2 ही बहनें थीं, भाई था नहीं, कुछ डिफरेंट करना है, कुछ सर्व करना है, किसी तरह से सर्व करना है, क्या करूँ। सेफ सिटी की जॉब्स आई, एक नया अदारा है 2016 में स्टार्ट हुआ, 17 में मैंने इसको ज्वाइन किया ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद। तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हमारा, मेरा ख्याल है बहुत कम इदारे हैं पाकिस्तान में जहाँ 25% फ़ीमेल काम कर रही हैं और 3 शिफ्ट्स में काम कर रही हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट शिफ्ट में। हो जाए तो क्या ही बात है। तो इंशाल्लाह बिल्कुल, और इतना अच्छा इन्वायरमेंट है। सॉरी बट अभी दैट्स द 51% 52% हमारी आवाम जो है वो ख़वातीन है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इदारों की इतनी नहीं है जितनी हम घरों से बच्चियों को बाहर ही नहीं निकलने देते। ऐसे ही बिल्कुल सबसे बड़ा बात करना तो बहुत आसान है ना, हम खुद नहीं बाहर निकलेंगे। वही बात की नेगेटिव इमेज पुलिस का हमेशा से ज़हन में, हमेशा से वो चीज़ें मेरी जान, जो बच्चियाँ मतलब टोटल फीमेल एनवायरनमेंट में भी काम कर रही होती हैं, उनको घर का कोई मर्द पिक एंड ड्रॉप नहीं करने के लिए तैयार होता और उनको जाने देते नहीं है ऑटो शॉटो के ऊपर। वो कहते हैं कि भाई इट्स नॉट सेफ। तो बच्चियाँ हाफ द रीज़न तो जस्ट ट्रांसपोर्ट की वजह से अपने घरों में बंद रह जाती हैं। एजुकेशन ले लेती हैं, बहुत सी अच्छी फील्ड में है, लेकिन वो जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाती, जॉब ज्वाइन ही नहीं कर पाती, तो फ़ायदा नहीं उनकी इतनी सारी क्वालिफिकेशन का। लेकिन फादर की बहुत सपोर्ट थी हमेशा से, मदर की भी, दोनों की। तो इतना वो मसला नहीं हुआ मुझे कि जो फील्ड ज्वाइन करनी है करो, तो वो किया। अल्हम्दुलिल्लाह 4 ईयर हो चुके हैं, मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है। वेब टीवी भी है डिपार्टमेंट का पहला ऑफिशियल पंजाब पुलिस का, उसमें एज अ एंकर भी काम कर लेती हूँ। और बाकी ये डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे हैं। बहुत अच्छा। ट्रेनिंग क्या होती है आप लोगों की? हम लोग की उस तरह की, जिस तरह से मिस ने बताया, फिजिकल ट्रेनिंग नहीं होती, क्योंकि हमारा काम नहीं है फिजिकल या ग्राउंड में जाके काम करना। हम मेरे घर आ जाया करो सुबह 5 बजे, मैं ट्रेनिंग कराऊंगी। नहीं, हम लोग की ट्रेनिंग हुई थी बेसिकली लाइफ स्किल ट्रेनिंग, क्योंकि 15 की सारी कॉल्स हमारे डिपार्टमेंट में आती हैं। थ्रू आउट पूरे पंजाब की जितनी कॉल्स हैं वो सेफ सिटी में आती हैं, पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में। फिर ये कि रेस्क्यू एंड, मतलब हमारे डिपार्टमेंट का बेसिकली पर्पस ये था कि सारी फोर्सेस को एक जगह पे इकट्ठा किया जाए। ठीक है। और पंजाब पुलिस को हम असिस्ट कर रहे हैं, उनको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। पे जिस तरह अगर 15 पे मोटरवे के लिए भी कॉल आ गई तो आपने उसको रीडायरेक्ट कर दिया, इस तरह की भी चीजें होती हैं। हम लोगों का आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये कहना भी चाहूँगी, वुमेन सेफ्टी ऐप पंजाब पुलिस की, पहली वुमेन सेफ्टी ऐप वो हमारे अदारे की है। और उस पर वो ऐप बनाने का बेसिकली पर्पज़ ही ये था कि हम रेस्क्यू को, हम ये मोटरवे पुलिस को, हाईवे पुलिस को, इन सब चीज़ों को एक ऐप में इकट्ठा कर दें। फीमेल्स को बहुत दफ़ा नंबर नहीं याद होते, या एक और चीज़ के अपनी लोकेशन नहीं पता होती है। बहुत सी ख़वातीन हमसे कांटेक्ट करती हैं कि मैं फ़लाँ जगह पे हूँ, मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया, आई डोंट नो मैं कहाँ पे हूँ। तो हमारी ऐप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप जस्ट एक मैसेज पास कर दें और आपकी लाइव लोकेशन हमारे पास आ जाती है। अल्लाह का शुक्र। ठीक। तो ये ऐप भी आप अपने चैनल के थ्रू ज़रूर मैसेज दें कि ख़वातीन इसको इंस्टॉल करें और आगे भी इसका मैसेज पास करें। बहुत ज़बरदस्त ऐप है। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, फिर थोड़ा सा अब हम आएंगे टुवर्ड्स लाइफ जर्नीज एज वेल, पर्सनल अचीवमेंट्स, ऑल ऑफ दैट स्टफ एज वेल। और आपके लिए अपने करियर का अभी तक सबसे बड़ा हाईलाइट क्या रहा है, ये सब बातें हम करेंगे। छुटकू, ये बताओ कि पढ़ मेडिसिन रही हो और गानों, मतलब गाने की फील्ड में फुली इन्वॉल्व हो, ये क्या माजरा है बेटा?
सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन। एक्चुअली मुझे बचपन से थोड़ा बहुत शौक था गाने का। ये जब इतने छोटे बच्चे कहते हैं ना बचपन से शौक था, मैं कहती हूँ बेटा अभी बचपन खत्म नहीं हुआ। अच्छा, मैं देखने में ज़्यादा छोटी लगती हूँ। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है बिल्कुल। तो मुझे शौक था और साथ ही मुझे मेडिकल में भी जाने का शौक था और MBBS में जाने का शौक था, लेकिन वो फिर अल्लाह ताला जो भी करता है आपकी बेहतरी के लिए करता है। सो मैं MBBS में नहीं जा सकी और उसकी वजह से मुझे थोड़ी देर म्यूज़िक भी छोड़ना पड़ा साथ साथ, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा आपको पता होती है, उस पर जाने के लिए आपको मेहनत बहुत करना पड़ती है। और फिर ये हुआ कि मेरा MBBS में एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन अभी रिसेंटली मैं फॉर्म भी करी पंजाब यूनिवर्सिटी से। और मज़े की बात यह है कि वो मैं अपने सिंगिंग टैलेंट की बेस पे कर रही हूँ। awesome. और मैंने अपने घर वालों को मैं इस तरह से सेटिस्फाई किया कि मैं अच्छा पढ़ूंगी भी, आपने मुझे म्यूज़िक से नहीं रोकना। You see, वही वाली बात है ना, मुझे खुशी इस बात पे हो रही है कि 3 एब्सोल्युटली ब्रिलियंट वुमेन टू माय राइट, 2 टैलेंटेड वुमेन टू माय लेफ्ट। हमारी शेफ़ भी देखें अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही है, शी वांटेड टू कम इनटू दिस फील्ड। अब शेफ़ को की भी फील्ड को ज़्यादातर पाकिस्तान में मर्दों की फील्ड कंसिडर किया जाता है। मतलब खाना पकाने के लिए औरत घर में ठीक है, लेकिन एज अ शेफ़ जो है उधर भी मसाइल होते हैं। अब एज अ सिंगर शी इज़ कमिंग फॉरवर्ड, अल्लाह आपको और कामयाबी दे बेटा। आई मीन द पॉइंट इज़, जब ख़वातीन हर लेवल पे अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं, हम क्यों उनके रास्ते में खड़े होते हैं? हमसे मुराद सोसाइटी। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जॉब्स कितनी टफ़ हैं, क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे, इस पर भी बात करेंगे। और ऑफ कोर्स आएंगे तो आपसे गाना सुनते सुनते। आप हमारे साथ रहिएगा। जेथों कदी रावे लंघ जावे, जेथों कदी रावे लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे। मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों सा निचोड़ ला, जेथों कदी रावे लंघ जावे। हो जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बैलिया कोई नहीं ते किसे नू सुनानी कोई नहीं। अखां च दरिया खोल के मैं जख्मां दे थां ते रोड़ ला, जेथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे। मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों सा निचोड़ ला। ऐ कैसी मजबूरी हो गई कि सजना तो दूरी हो गई, ते वेले आंदे नाल लगदी ऐ जिंद कदों पूरी हो गई। बेगाने दी राह छोड़ के मैं अपने हार मोड़ ला, जेथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे। मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों सा निचोड़ ला, जेथों कदी रावी लंघ जावे। हो वेरी नाइस आयशा रशीद। एंड देन वी हमें अभी ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद वहाब ने भी। वेलकम टू द शो बेटा, अस्सलाम वालेकुम। एंड देन ऑफ कोर्स नजफ अली हमारे साथ हैं ऑन द गिटार। हमारे साथ ये 3 फिनोमिनल, वैसे तो 5 फिनोमिनल यंग लेडीज़ हमारे साथ सेट पे हैं, लेकिन ये इन फोकस हमारी ये 3 ब्रिलियंट ख़वातीन हैं जिनको हम
अपने तरीके से खिराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये हम लोगों को प्रोटेक्ट करती हैं, हम लोगों के लिए अपनी जान को हथेली पे लेके हर रोज़ सुबह निकलती हैं विद नो गारंटी कि घर वापस आएंगी भी कि नहीं। तो व्यूअर्स, पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस की रिस्पेक्ट करनी सीखें, उनको उनकी ड्यू रिस्पेक्ट देनी सीखें, और अगर हम इनकरेज करेंगे तो तभी और यंग लेडीज़ एंड यंग मेन इस फील्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे। अच्छा शहबा साहिबा, आपसे ये जानना चाहूँगी कि एज अ वुमन एंड एज पार्ट ऑफ द पुलिस फोर्स आप क्या चैलेंजेस फेस करती हैं? क्या ऐसे मामलात, ऐसे मसाइल हैं? और ये मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ कि अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, ताकि हम लोग अपनी इस्लाह कर सकें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो चैलेंजेस की आप बात कर रही हैं, तो बीइंग अ फीमेल्स तो हमें शुरू से बहुत से चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि जब मेल आपके इक्वलेंट खड़ा होगा, बीइंग मैं फ़ीमेल एसएचओ हूँ तो मेल एसएचओ है, तो उसको जो चैलेंजिंग है, जो हमारे सीनियर अफसरान हैं जिस तरीके से उसको टारगेट दिया जाता है कि आपने ये काम करना है, पीओज़ हैं, टीओज़ हैं, जो भी क्रिमिनल्स हैं जो ऑफेंसेस करते हैं और चले जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी करनी है, और संगीन नौइयत के जो मुकदमात हैं, जैसे वो बिलीव करते हैं एक मेल को कि ये वर्क कर सकते हैं। तो बीइंग अ फीमेल, अब क्योंकि सोच बदली है, चेंज हुई है, वो एक फ़ीमेल पे भी भरोसा कर रहे हैं मेल्स हमारे सीनियर्स के। आपको भी ये चैलेंज दिया जा रहा है, आपने इसको करना है। और चैलेंज आप तभी कामयाबी से कर सकते हैं टीम फोर्स से। जब आप टीम के साथ काम करते हैं तो टीम के कोलैबोरेशन के साथ ही आप क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं, रेड कर सकते हैं, और जो चैलेंजेस हैं उनका मुश्किल तरीन चैलेंजेस का भी सामना कर सकते हैं। यानी टाइमिंग नहीं है आपकी, सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप मॉर्निंग में आ गए हैं, लेट नाइट तक आप वर्क कर रहे हैं, तो ये भी सबसे बड़ा चैलेंज है। भाई अगर कहीं कोई क्राइम हो जाता है और आपका उस वक्त ड्यूटी का ऑफ टाइम होने वाला है, तो आप ऑफ तो नहीं करेंगे, आप फिर वहाँ जाएंगे, और अगर सुबह के 4 बजते हैं तो सुबह के 4 बजते हैं। ये भी चैलेंज है आपको जो फेस करना है। तो इस वजह से कोलैबोरेशन और टीम वर्क से आप किसी भी जो चैलेंज है उसका आप सामना कर सकते हैं। और मेल्स के इक्वलेंट अगर आपने खड़ा होना है और काम करना है तो यू कैन डू इट। सही। और ये सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है, मेन जो चीज़ मैं समझती हूँ कि है। अच्छा राबिया, आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चैलेंजेस फेस करते हो? हमारा हर दिन यूनिफॉर्म पर्सन के लिए चैलेंजिंग डे होता है। बीइंग अ फीमेल, जब मैं यूनिफॉर्म वेयर करके रोड पे अपने आप को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो जब हमारा मेल के साथ वास्ता पड़ता है तो वो बड़ा चैलेंजिंग होता है कि अब डिस्करेज करते हैं। अब मेल, अगर हम एक फ़ीमेल खड़ी है रोड पे और एक साथ मेल है, तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो जो मेल हैं उनकी कोशिश होती है कि वो मेल के साथ बात करें, फ़ीमेल के साथ ना उसे जो है, चाहे फीमेल सीनियर हो। जी, हम अभी यही ब्रेक में डिस्कशन कर रहे थे, मैंने एक्चुअली ये विटनेस किया है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर खड़ी हैं और उनके साथ उनके जूनियर सबऑर्डिनेट जैसे साथ जाते हैं, हवलदार आई थिंक इज द राइट टर्म, हेड कांस्टेबल्स होते हैं। हेड कांस्टेबल, वो हेड कांस्टेबल अगर साथ गया हुआ है, उससे बात की जा रही थी, उनसे बात ही, मतलब क्योंकि उस वक्त पास आई थिंक फीमेल पुलिस स्टेशन था, कुछ इस टाइप का मामला था, उन खातून से वो बात ही नहीं कर रहा था मैडम से, वो बात ही बार बार उससे करे, वो कहे जी आप मैडम से बात करें। ऐसे और हम लोग सारे देख रहे थे और कह रहे थे ये हो क्या रहा है। बिल्कुल जी, फीमेल के साथ अक्सर लोग बात करने में हेजिटेशन फील करते हैं, और कुछ लोग तो यूँ समझते हैं कि ये सीनियर नहीं है, ये खातून है, तो इससे बात नहीं करनी चाहिए। जो अभी मुझे देख रहे हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि फ़ीमेल्स को भी सेम उसी रैंक में जो है वो क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करें कि हमारी जो फ़ीमेल्स हैं वो भी मर्दों के शाना बशाना उन्हीं के रैंक्स पे सेम वही ड्यूटी परफॉर्म करती हैं जो हमारे मेल्स करते हैं। जैसे मैंने आपको ट्रेनिंग के हवाले से बताया कि हमारी ट्रेनिंग भी सेम है, हमें मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अभी हमारी जो सोसाइटी है उनको, अब सोसाइटी वालों को अपनी जो है माइंडसेट करना चाहिए, वुमन की पावर को जो है वो समझना चाहिए। मेरा मैसेज है बच्चियों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, मेल्स के लिए, जो हमें कमतर, और हम किसी भी फील्ड में किसी से कम नहीं है, मर्दों से बिल्कुल कम नहीं है। हाँ, लेकिन जो नेक्स्ट सवाल आना है आप तीनों की तरफ, वो फैमिली से रिलेटेड ही होना है, क्योंकि अल्टीमेटली वही वाली बात है ना, सब यही कहते हैं, पता नहीं क्यों मर्द से ये सवाल कभी नहीं पूछा जाता कि आप काम को और फैमिली को कैसे मैनेज करते हैं। ये हम ख़वातीन के लिए एक सवाल रह गया है, और क्योंकि हमारी ऑडियंस से ये सवाल आ रहा है जो इस वक्त देख रही हैं, फिर ये इनसे पूछें कि दोनों चीज़ें मैनेज कैसे करती हैं। लेकिन सोचने की बात ये, कभी आपने मर्द से सुने आप काम और फैमिली कैसे मैनेज करते हैं? कोई नहीं पूछता, क्योंकि वो कहते हैं उनको फैमिली मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है ना, वो तो मेल है। बिल्कुल, फैमिली उतनी है मर्द की है जितनी औरत की। जी बिल्कुल। अच्छा, व्हाट अबाउट यू तारा, आप मुझे बताएं कि क्या चैलेंजेस फेस करते हो, क्योंकि आप कम्युनिकेशन के एंड पे हो,
वहाँ पे क्या इश्यूज हैं जो आपको फेस? बड़ा इशू जो हम लोगों को फेस करना पड़ता है वो बेसिकली आवाम का ट्रस्ट। आवाम हमसे कांटेक्ट करती है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, 15 इमरजेंसी हेल्पलाइन। तो सबसे पहला जो इशू, अब इशू बताया और आपने कौन सा हेल्प करनी है, आप कौन सा आएंगे, वो एक इमेज जो हमारी पब्लिक के दिमाग में वो बसा हुआ है ना, उसको निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमारा अदारा भी बेसिकली बिगिनिंग ऑफ अ न्यू पुलिस कल्चर, कि हम पुलिस की पॉजिटिव इमेज को प्रमोट करें। हमारी ट्रेनिंग्स भी गाहे बगाहे लाइफ स्किल ट्रेनिंग कि हमने कैसे प्रेशर को मैनेज करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जब आपको कॉल आ रही है और एक बंदा पैनिक है और उसने उठा के आपको कोई 10-20 किस्म की खौफनाक गालियाँ देनी है, तो आपने वो सुनने के बाद भी स्माइल करके अच्छे से पूछना है जी इशू बताएं क्या है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो हम फेस करते हैं। और फिर ये कि उनका ट्रस्ट, अब चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं पहले से। 15 कॉल करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। 15-16 साल पहले नहीं था, आई बी वेरी ऑनेस्ट, इसलिए क्योंकि 16-17 ईयर्स अगो व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय सन हमजा, तो मैंने 1-2 दफ़ा कॉल की थी 15, क्योंकि मैं एक बहुत अब्यूसिव मैरिज में थी और मुझे याद है कि मुझे आगे से कहा था जी ये आपका निजी मामला, और मेरे मुंह पे फ़ोन बंद कर दिया गया था। लेकिन अब की बात करते हैं पास्ट 4-5 ईयर्स की एटलीस्ट, क्योंकि मैंने एक्चुअली एक दफ़ा हिम्मत करके कोई 4-5 साल पहले 15 कॉल कर ही दी। किसी एक इशू था, मैंने कॉल की, यार क्या मुझे रिस्पॉन्स मिला। उन्होंने मेरा पूरा इशू सुना, मुझसे मेरी लोकेशन वगैरह पूछी, सारी डिटेल की। उसके बाद मुझे कॉल आई कि जी आपके पास पहुंच गई है, आपके पास टीम पहुंचने वाली है। टीम पहुंचने के बाद फॉलो अप कॉल आई कि आप मुतमईन हैं, आपका मसला रिजॉल्व हो गया। उनको मैंने ये नहीं बताया मैं कोई जुगन बोल रही हूँ या मैं मीडिया में काम करती हूँ, कुछ नहीं उनको पता था, क्योंकि मेरा असल नाम तो सैयदा मेहरबानो काजिम है। तो मैंने तो उसी नाम और उसी रेफरेंस से फ़ोन किया था। और व्यूअर्स ऑनेस्टली ये मैं इसलिए बात नहीं करी क्योंकि ये बैठे, क्योंकि मैंने आपको वो भी वक्त बताया जब मेरा एक्सपीरियंस बुरा था। और मैं आपको खुद बता रही हूँ कि आज जिस किस्म का आपको रिस्पांस मिलता है, और इनकी टीम लिटरली अगर 5 मिनट के फासले में है तो 3 मिनट में आपके पास पहुँच जाएगी। राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि हम लोग कॉल लेने के फ़ौरन बाद जो हमारे पास मैप होता है, हमें लोकेशन आ रही होती है फील्ड फोर्स की, तो जो भी नियरेस्ट फील्ड फोर्स ऑफिसर डॉल्फिन है, PRU है या पंजाब पुलिस, जो भी फोर्स का बंदा अवेलेबल होता है उसको फौरी तौर पर डिस्पैच करते हैं। और फिर कोऑर्डिनेशन हम खुद कर रहे होते हैं। जैसे आपने बताया, कॉलर से पूछा जाता है कि आपके पास पुलिस आई। फोन कॉल्स आफ्टर, मेरे फ़ोन करने के बाद मुझे 3 फॉलो अप कॉल्स आई, आ रहे हैं, पहुंच गए हैं, और उसके बाद कि जी आप मुतमईन हैं, आपका मसला हल हो गया। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। ऐसी है, बिल्कुल चीज़ें चेंज हो रही हैं। अल्लाह का शुक्र है, एंड आई हैव टू गिव यू गाइस क्रेडिट फॉर दैट। बात ये कि भी वो कॉल कर भी दें, आप लोग फिर भी टाइम पे ना पहुंचे, वो एक मुख्तलिफ गुफ्तगू है। बट द पॉइंट इज भी मीडिया की बड़ी अच्छी अचीवमेंट है, बड़ी अचीवमेंट है जो इन्होंने मीडिया के थ्रू जो है वो कैंपेन्स और जो है वो ये सारा करके इससे काफ़ी इमेज अच्छा हुआ है। पुलिस की सॉफ्ट पुलिसिंग शुरू हो गई है, रैपिड जो है वो रिस्पांस पुलिस ने देना शुरू कर दिया है। इसमें मीडिया का बड़ा किरदार है। थैंक यू, कुछ हमने अच्छा भी किया मीडिया वालों ने। अच्छा मैडम ये बताइए कि वही वाला जो एक स्टैंडर्ड सवाल है बट पूछना ज़रूरी है बिकॉज लोग पूछ रहे हैं कि फैमिली लाइफ को ऐसे लाइफस्टाइल के साथ कैसे मैनेज किया जाता है। क्योंकि देखिए ना, जैसे कि आपने कहा आप सुबह के 4 बजे अगर आपने फ्री होना है किसी काम, मतलब कभी कभार ऐसा भी होता है, तो फैमिली लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं? फैमिली लाइफ को मैनेज करने के लिए अगर आपने वर्किंग वुमेन्स जो काम कर रही हैं, उसमें सबसे पहले आपकी फैमिली सपोर्ट ही ज़रूरी है। विदाउट फैमिली सपोर्ट आप लोगों को सर्व नहीं कर सकते, कि जब आप पैनिक होंगे, हैक्टिक होंगे, तो वर्क पे वो दिलचस्पी नहीं हो सकती, वो काम नहीं आप ऑनेस्टी के साथ कर सकते। यानी कि घर से सुकून होना चाहिए। बेशक। और मेरी जो फैमिली है, मेरे ससुराल की मेरी फैमिली, जो मेरे मदर फादर और मेरे बहन भाई, सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं उनकी। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, ब्रेक में भी मैंने ये बात इनसे वेरीफाई की है और इन्होंने, मैं बता देती हूँ जब कोई इस तरह की बात करते, उन्होंने ब्रेक में भी ये बात की, कहती है मैं बहुत लकी हूँ, मेरी कंप्लीट अरेंज मैरिज थी और माशाल्लाह मेरे इन लॉज बड़े सपोर्टिव हैं, जो मानने वाली बात। और आपने अपने हस्बैंड की तारीफ़ की थी, मुझे पता है आपके पास भी हम आएंगे अभी। जी मैम। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 2 इयर्स का बेटा है, और सच के जाऊँ माशाल्लाह। और मेरा बेटा भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव इस हवाले से है कि मैं उसको भी टाइम देती हूँ और मैं अपना काम भी करती हूँ, और वो माशाल्लाह से मेरे माँ बाप, बहन भाइयों, मेरे ससुराल में देवरानी, उसके साथ खुश रहता है। और कभी माँ बाप के घर छोड़ देती हूँ, कभी फैमिली की तरफ छोड़ देती हूँ। और मेरे हस्बैंड सबसे ज़्यादा मैं उनकी कहना चाहूँगी, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बगैर शायद मैं इतनी सर्व ना कर सकूँ बीइंग ए SHO, क्योंकि ये बहुत ऐसी जॉब है, ये ऐसा डेजिग्नेशन है जिसमें आपने 24 आवर्स एक्टिव रहना है और काम करना है। घर में डैडी हो? अब मैं सहेली टू सहेली पूछ रही हूँ, एज योर आपी। मैं हमेशा, मैं शुरू से हम्बल हूँ
और मैं अपने हस्बैंड के साथ भी बिल्कुल जो उनकी रिस्पेक्ट है मैं नहीं, उनकी पर देखो रिस्पेक्ट ना- उसको बरकरार रखती हूँ। देखो ना, कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो, अब आप ऐसे क्यों हैं? नहीं बिल्कुल भी ये चीज़, ये डेजिग्नेशन वो नहीं सदके जाऊं। वो रिस्पेक्ट जो कोई उनकी ऐसी है वो अल्लाह ताला हमेशा मैं उनकी ऐसे ही करूं। आमीन, और जो मेरे ससुराल हैं वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मदर इन लॉ, अक्सर मैं सुनती थी को बहुत से केसेस मेरे पास आते भी हैं जिसमें अक्सर औरतों को शिकायत रहती है, मेरी सास ऐसी तो ये कह दिया, नंदों ने ये कह दिया, तब काफ़ी अमूमन मेरे पास केसेस ऐसे ही आते हैं। आपकी सास नहीं, आपकी अम्मी है वो। और अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी, और मैं अम्मी कहती भी हूँ और अम्मी मानती भी हूँ। हाउ वंडरफुल। अच्छा, अब हम राबिया की लव स्टोरी सुनने से पहले ब्रेक में जाएंगे क्योंकि राबिया ने तुझे एकदम से, जैसी उन्होंने अपने इन लॉज की तारीफ की कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मैंने कहा अच्छा राबिया, ये हम ऑनर बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और किचन में क्या सिचुएशन है शेफाम? ऑल डन। चिकन ढाबा स्टाइल दाल भी तैयार है। सॉरी, चना दाल। चना, हाँ। उसको इतना दुख हुआ कि सिर्फ दाल बनानी पड़ी है कि उसने चिकन है भी उसमें डाल दी। दाल बनाई है हमने और उसके यस, साथ एंड कैरेमल पाई, एप्पल कैरेमल पाई। थैंक यू सो मच, लुक्स ग्रेट, फैबुलस। Thank you. ओके, आपने राबिया जी हमारे साथ शेयर करना था कि फैमिली लाइफ को कैसे मैनेज करती हो। जी बिल्कुल शेयर करना था। जैसे SHO साहिबा ने बताया है कि फैमिली की सपोर्ट के बगैर जो है वर्किंग वुमन किसी काम की नहीं है। तो ऐसे ही कुछ मेरा सीन भी है। मेरी वालदा बड़ी सपोर्टिव थी जब मैं अनमेरिड थी। वो अब छोटी बहनें हैं, माशाल्लाह हम 7 बहनें हैं और हमारे एक माशाल्लाह। भाई है। तो छोटी बहनों और ने- SHO साहिबा की छोटी बहन भी इस फील्ड में है ना, वो भी पुलिस में है माशाल्लाह। हाँ जी। तो छोटी बहनों ने बड़ा मेरा इसमें बड़ा उनका रोल है और मैं उनका शुक्रिया स्पेशली दिल की अथाह गहराइयों से करती हूँ कि उन्होंने बड़ा मुझे सपोर्ट किया। मेरा यूनिफॉर्म रेडी करना, उसके बाद शादी होगी। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि अब मैं अपने हस्बैंड का यूनिफॉर्म रेडी करती हूँ। जी बिल्कुल। तो शादी में यहाँ बताना चाहूँगी कि मैंने भी एक फोर्स मेंबर से शादी की। मैंने डॉल्फिन पुलिस के एहलकार से मेरी शादी हुई, तो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे हस्बैंड बड़े सपोर्टिव हैं, चूँकि वो भी रहा या है भी? अच्छा जी। तो मुझे पता चल गया मैंने किसको तंग करना है यहाँ पे। बेसिकली वो चूँकि एक आर्म फोर्सेस से वो ख़ुद भी बिलोंग करते हैं, तो वो मेरी मजबूरियों को, प्रॉब्लम्स को समझते हैं। उसके बाद मेरे इन-लॉज हैं, मेरी मदर इन लॉ है, मेरे 2 किड्स हैं। एक मेरा बेटा है और रिसेंटली मेरी बेटी जो है वो अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई है। सो आई एम सो सॉरी। उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो रोल है मेरी सास का है। मेरी नंदे हैं, वो छोटी हैं, बहुत अच्छी हैं। वो मेरे साथ जब तक ये फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, वर्किंग वुमन के लिए बिल्कुल कोई स्कोप नहीं है। वो बाहर, जब वो घर से स्ट्रेस लेके आएगी, वो बाहर क्या परफॉर्म करेगी। सो जो है घर को लेके और जो है फील्ड को लेके जब आपका माइंड सेट होगा तो डेफिनेटली आप बाहर अच्छा परफॉर्म करेंगी। तो मैं अब इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। एंड तायरा, आपकी जो सिचुएशन है, बिकॉज यू आर नॉट मैरिड, तायरा सिंगल बाय द वे, अगर किसी ने रिश्ता भेजना है तो, बट मैंने कहा कि तायरा ये आप बताइए कि कुछ आपने एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना था। मैं चाह रही हूँ कि आप फैमिली की जगह वो वाली बात शेयर कर लें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। फैमिली तो सपोर्टिव माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, है ही। कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैसेज मैं एक कॉल से रेलेवेंट स्टोरी आपको अभी ऑफ एयर बता रही थी कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि 15 पे कॉल रिसीव हुई, फीमेल की, हरासमेंट से रेलेवेंट इशू था। वो शी वाज इन मार्केट और उसको किसी बाइक पे 2 बॉयज़ थे जिन्होंने हरास किया। हाँ। और ये हमारा एक डिपार्टमेंट ऐसा भी है कि जिस तरह से हमें इस किस्म की कॉल्स मौसूल होती हैं, हम लाइव उसकी ट्रैकिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे सेफ सिटी के कैमराज थ्रू आउट द सिटी मौजूद हैं। तो उसको मैंने ख़ुद उस केस को ट्रेस किया विद द हेल्प ऑफ माई टीम, और हमने विद इन 12 to 15 मिनट उन सस्पेक्ट को, जो मार्केट में ही घूम रहे थे, और पिक्चर हमारे पास आ गई कैमरा के थ्रू, हमने देखा लाइव किस तरह से उन्होंने उसको, खातून को तंग किया, और हमने डॉल्फिन को डिस्पैच किया, उसको पिक्चर शेयर की और उनको हमने अरेस्ट करवाया विद इन 15 मिनट। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और ये कि उसने ट्रस्ट किया। बहुत सी ऐसी फीमेल्स होती हैं जो कि कॉल करूं नहीं करूं, होगा कुछ नहीं, पुलिस हेल्प नहीं करेगी, भाई कॉल तो ट्रस्ट कर तो दो ना। बिल्कुल कॉल बिल्कुल तो कर दो, एक कॉल करने से क्या जाता है। कॉल इंसान करें, का। आप ट्रस्ट करें, और ट्रस्ट किया उसने। शी वाज वेरी हैप्पी और उसने इतनी दुआएं दी, और मैं आज भी सोचती और हूँ कि देखिए यार ना कि I'm अब doing ये something। बंदे फिर नहीं करेंगे ये पंगा।
ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। मसला पता है क्या था पहले कि कोई पकड़ नहीं थी, अब इतने ज्यादा, पहले से भी ज्यादा विजिलेंट, बिकॉज देखो अब टेक्नोलॉजी भी इतनी आ गई है कि चीजें क्विकर हो गई हैं। पहले Digital दौर ट्रेस है, करना digital- सारा को डिजिटल बिल्कुल। दौर है। सो ये लोग भी अपनी जिम्मेदारियां 100% पूरी कर रहे हैं, डिजिटल की भी सपोर्ट आ जाती है, टेक्नोलॉजी की भी सपोर्ट आ जाती है, देन आप लोग कॉल सेंटर पे भी हो, तो एक कलेक्टिव एफर्ट के थ्रू हम अपने इस मुल्क को, लाहौर शहर को जो है वो महफूज हम रख सब सकते हैं। मौजूद हैं, लेकिन आपको अपने राइट के लिए स्टैंड खुद लेना है। और उसके खड़े लिए होना है। ऐप को भी डाउनलोड करें और बिल्कुल, उसके बिल्कुल। साथ साथ कॉल 15 व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल टाइम खत्म हो गया, आप लोगों से मैसेज मैंने लेना था। एचओ साहिबा, अगर आप एक शॉर्ट सा मैसेज हमारे व्यूअर्स को दे दें, यंग लेडीज़ को जो आपसे इंस्पायर्ड हैं, आप सबसे इंस्पायर्ड हैं। यंग लेडीज़ को मेरी तरफ से ये मैसेज है कि वो जिस तरह हर फील्ड में जा रही हैं, इस तरह से वो पुलिस स्टेशन में भी हैं, पुलिस को सर्व करें। और पुलिस से ज़्यादा रिस्पेक्टेबल जगह कोई भी नहीं है, या मुख्तलिफ़ जगहों पे आप करते हैं। देखिए, जहाँ पे नेशन को सर्व करना है हमने, और जब आप नेशन को सर्व करने के लिए आएंगे, कोई किसी किस्म की आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यही मेरा इनको मैसेज है कि लड़कियों को चाहिए कि वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करें, जो कि वो नहीं करती। और यही मैंने अपनी ख़ुद की बहन को भी कहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन ने भी 2015 में जॉब ज्वाइन की थी पुलिस की, और वो भी इस टाइम सर्व कर रही है इन्वेस्टिगेशन विंग में। माशाल्लाह, गॉड ब्लेस यू गाइस। और हम सब की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया, आपके एफ़र्ट का, आपकी सर्विस का, आप लोगों के मोहब्बत का, और आप लोगों के जिगरे का, और आप लोगों की फैमिलीज़ का, जो आप लोगों को हर रोज़ घर से विदा करते हैं विदाउट अ गारंटी कि आप वापस आएंगी भी कि नहीं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड टू आर ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड सिंगर, अल्लाह ताला आपको और आपकी टीम को कामयाबी दे। किस सॉन्ग के साथ शो को क्लोज करोगे बेटा? मैं आपको एक बहुत खूबसूरत कमली फिल्म का सुनाऊंगी, नैना सॉन्ग। नैना नैना दे कोल कोल पलदा फिराक नहीं हुसैना, नैना तो दूर ना कहीं, नैना नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं हुसैना, नैना तो दूर ना करी, दुखड़े सुनावने बैठ मेरे सामने, दिन ये प्यार वाले फिर कदों आमने, दुखड़े सुनावने बैठ मेरे सामने, दिन ये प्यार वाले फिर कदों आमने, अक्खां ना वे
पल